Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी की जो टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनके बारे में हमने कल पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि उनके लिए कौन कौन एलिजिबल है, उसके लिए क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, किस कैटेगरी वाला किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। मतलब उसके लिए बेसिकली जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हमने डिस्कस किया था, और उसके साथ में ही हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया था कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो उसका पैटर्न किस टाइप का होता है ना। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो एग्ज़ाम है डी ट्रिपल एस पी का, जिसमें पीआरटी और टीजीटी की मेनली वैकेंसीज आई हुई हैं, उनकी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हमारी क्या ऐसी प्रिपरेशन के टाइम पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब प्रिपरेशन को हम किस डायरेक्शन में करें जिससे हमें जो आउटकम मिले वो बढ़िया से बढ़िया मिल पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं और मैं पहले बात करूंगा डी ट्रिपल एस पी की जो पीआरटी की वैकेंसी। ठीक है, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले हम वो देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा उसकी जो टीजीटी की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, कि उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीआरटी की वैकेंसीज के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में भी बताया था कि पीआरटी के पेपर में बेसिकली हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में मैंने बताया था कि आपके पास 5 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। एक और बार मैं उसे देख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ई ट्रिपल एस बी पीआरटी के बारे में, है ना। अब पीआरटी के एग्जाम में हम देखेंगे कि हमारे पास दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका सेक्शन बी। ठीक है, दोनों ही सेक्शन होंगे आपके 100 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए भी आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, अब सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका जीए। मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा कि आपको जीए कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको रीजनिंग कैसे करनी है, तो वो मैं धीरे धीरे उस पॉइंट पे आऊंगा। आइए मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या स्ट्रक्चर होता है एग्जामिनेशन का। जीए के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। ठीक है, उसके अलावा आपका तीसरा सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपका मैथ्स। फिर आपका फोर्थ सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपका हिंदी। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका इंग्लिश। सीरियल आगे पीछे हो सकता है पेपर में, लेकिन यही 5 सब्जेक्ट रहते हैं मेनली जिनकी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना होगा, हम अपने पहले सब्जेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें जीए की, आपको ये चीज तो पता ही है कि जो भी पांचों सब्जेक्ट हमारे पास पेपर में आ रहे हैं सेक्शन ए में, सारे होंगे आपके 20-20 नंबर के। ठीक है, 20-20 नंबर के भी होंगे और उसमें 20-20 क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें देखना है, हम बात करें अगर जीए की, जीए इसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी आ जाती है, यानी करंट के जो भी टॉपिक चल रहे हैं वो सारे। उसके बाद आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आर्ट और कल्चर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो जीए वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको जीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसे देखें और समझने की कोशिश करें, इसमें जो हमारे बेसिकली मेनली जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो होंगे हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी
पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, उसके बाद आपके स्पोर्ट्स, बुक्स और उनके ऑथर, ठीक है, और ऐसे ही आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो वहां पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यार हम जो जीए का पोर्शन देंगे उसमें हम बेसिकली किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अब बात यहाँ आती है कि हम जीए की प्रिपरेशन कैसे करें। 20 नंबर का आएगा आपको पता है, ठीक है, इतने सारे टॉपिक आएंगे ये भी आपको पता चल गया। अब बात आती है कि यार इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊंगा तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि देखिए जीए का एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें नंबर की कोई गारंटी नहीं होती। नंबर की गारंटी नहीं होती कहने का मतलब सेक्शन है आपका बहुत बड़ा, ठीक है, टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, ठीक। तो जितना आप टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप उतने नंबर उस सब्जेक्ट में निकाल पा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जीए एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज्यादा वास्ट है। अब जैसे हिस्ट्री की हम बात कर लें, हिस्ट्री में आपको पता है अपने आप में कितना बड़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद मुगल काल और फिर सल्तनत काल, ठीक है। इस बात करेंगे अगर पूरा फिर 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, जो भी है सारा केवल हिस्ट्री में आ जाएगा। ऐसे ही इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम बात यही करने वाले हैं कि आपकी अप्रोच क्या रखनी है आपको। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो 20 नंबर है ना इसके लिए आप एग्जाम के पहले के 1 महीने केवल पढ़ें, ठीक है। अभी इस सब्जेक्ट को उतना टाइम मत दीजिए। केवल करंट करंट की चीजें अगर आप देख सकते हैं तो वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर आपने उठा लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो देखना था देख लिया। कोशिश ये कीजिए कि करंट अफेयर्स को भी आप वीकली कवर करें, यानी एक हफ्ते के करंट अफेयर एक साथ आपने देख लिए, ठीक है। और आपको देखने के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, किसी में भी आप सर्च कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है। तो जीए की अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको ये सब्जेक्ट उठाना है। क्योंकि अगर आप अभी से इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने नंबर भी उस सब्जेक्ट में निकाल पाए, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका एवरेज स्कोर आप देखोगे ना तो एवरेज स्कोर इसका रहता है 6 से 7 नंबर का, ठीक है। एक एवरेज बच्चा या बोले तो जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं उन सबका अगर स्कोर आप देखोगे तो 6 से 7 नंबर के आसपास ही होते हैं सबके नंबर। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, जिनकी जीए या जीएस बहुत अच्छी है, पहले से ही अच्छी है, तो वो इसमें कर पाते हैं अच्छा। जिनके 12 नंबर से ज्यादा आ जाते हैं वो मतलब बहुत ही गिने चुने, बहुत रेयर वाली चीज है। तो मेरे हिसाब से आप इस सब्जेक्ट को टाइम कब देंगे, एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक है। यहाँ ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ में लिख देता हूँ इसकी स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है, ठीक है। आपको इसमें टाइम देना है एग्जाम से 1 मंथ पहले, ठीक है। 1 मंथ पहले आप इसे उठा लीजिए और जितने करंट के क्वेश्चन हो सकते हैं वो देख लीजिए और कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। मतलब छोटे छोटे सेक्शन उठाइए। आप स्पोर्ट्स के भी उठाएंगे तो आपको भी पता है कि यहाँ लिमिटेड उसमें गेम्स होते हैं, ओलंपिक कहाँ हो रहा है या जो भी कॉमनवेल्थ चल रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि यार ये जो है बंदा है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऐसे टॉपिक देखने हैं जिसमें लिमिटेड चीजें हों पढ़ने वाली, जहां से आप टाइम इन्वेस्ट करके उससे नंबर निकाल पाए, ठीक है। तो जीए आपको ऐसा ही करना है, एग्जाम से 1 मंथ पहले उठाइए और इसे तब टाइम दीजिए, अभी से इसे टाइम देके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें हम रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना ये अपने आप में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है,
ठीक है। रीजनिंग में आप जितने ज्यादा नंबर खींच लेंगे उतना ही आपका फायदा है। ठीक है। और अगर हम इसके एवरेज स्कोर की बात करें तो उसका भी एवरेज स्कोर जो रहता है वो रहता है 12 नंबर से 16 नंबर। ठीक है। मतलब हर बच्चे के 12 नंबर से तो ऊपर ही आते हैं लगभग। ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो आप आराम से इसमें 10 से 15 नंबर तो बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट की तैयारी की हम बात करें तो इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए। ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आपको सारे ही सब्जेक्ट में वैसे मदद करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं और उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेड हुए। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एनालॉजीज की, एनालॉजीज में बोले तो आपकी आ जाती है कि कोई आपको वर्ड दे दिया, जैसे एक वर्ड दे दिया ऐसा COD, उसके बाद फिर दे दिया BMC, फिर ऐसे करके आपको दिया होगा PQR, फिर आपसे पूछेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में दिख जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको ब्लड रिलेशन के दिख जाते हैं, डायरेक्शन के दिख जाते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं और उसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर सबसे इजी तरीका, इनके नोटिफिकेशन में चले जाइए। नोटिफिकेशन में इन्होंने ये भी लिख रखा है कि भाई हम इस सब्जेक्ट के इन टॉपिक से क्वेश्चन देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी करने के लिए आपको एक ऐसी बुक उठानी है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हो। ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन का फायदा क्या है कि आप मान लो कोई भी एक आपने टॉपिक उठा लिया, जैसे आपने उठा लिया सिलोलॉजिज्म। ठीक है। बहुत अपने आप में बढ़िया टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में जो उनका एग्जाम हुआ। ठीक है। हर शिफ्ट में आए थे, बढ़िया टॉपिक है। एक टॉपिक उठाइए, उसे कवर कीजिए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस तो दी हुई हैं वो लगाइए। ठीक है। और साथ ही साथ जब आपसे सारे टॉपिक कवर हो जाएं, मतलब रीजनिंग की बुक में जितने भी टॉपिक हों जो इनके पेपर में आने हों, ठीक है, आपको करना क्या है, आपने एक रीजनिंग की किताब ली, इनका नोटिफिकेशन खोला। ठीक है। इनके नोटिफिकेशन से आपने वो सब्जेक्ट देखे कि यार, सॉरी, टॉपिक देखे कि किस किस टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। वो टॉपिक आपने अपनी बुक में मार्क कर लिए। ठीक। अब उन्हीं टॉपिकों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेटर तो वही तरीका है, एक ऐसी बुक जो टॉपिक वाइज हो। ठीक है। अब वो किसी भी चीज की बुक हो सकती है। मान लो आप बात करेंगे कि रीजनिंग की यार कोई स्पेशली बुक आती है क्या कि टीचिंग के एग्जाम की हो और रीजनिंग की हो, तो मैं बोलूंगा यार रीजनिंग की ऐसी कोई स्पेशल बुक तो मुझे नहीं मिली। ठीक है। अब आने को तो यार बहुत से पब्लिकेशन ने निकालना शुरू कर दिया कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए रीजनिंग स्पेशल। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि एसएससी की आप रीजनिंग की बुक उठा लीजिए। ठीक है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो मैंने लेवल उस एग्जाम का देखा हुआ है, तो मैंने खुद भी दिया है तो मुझे अच्छे से पता भी है। ठीक है। आप केवल अब नाम पे मत जाइएगा कि यार एसएससी की बुक बुक उठा के मुझे प्रिपरेशन करनी है क्या। एसएससी अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम हो, एसएससी की रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं आती है। एक किसी से भी आप पूछ लीजिए जो भी कंपटीशन की दुनिया में है, उसे वो बता देगा आपको। ठीक है। तो आपको करना है क्या, रीजनिंग की बुक उठानी है, उसकी प्रीवियस ईयर वाली बुक, यानी जितने भी एसएससी के पेपर्स हुए हैं उनमें जो रीजनिंग आई है उसकी आपको एक कंबाइंड बुक मिल जाएगी जिसमें वो सब क्वेश्चन पेपर होंगे और टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उनका लेवल भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपको नाम से डरने की जरूरत हो कि रीजनिंग की बुक में सॉल्व कर रहा हूँ तो पता नहीं कैसे होगा और मैं पीआरटी का एग्जाम देने चाह रहा हूँ। क्योंकि इसके पीआरटी के एग्जाम में एसएससी वाली ही रीजनिंग आती है। ठीक है। एक चीज है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, स्पेशली कोई टीचिंग के एग्जाम की रीजनिंग की बुक बनी ही नहीं है। नई नई पब्लिकेशन की बुक आने लगी हूँ वो बात अलग है, लेकिन जो कंटेंट और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको एसएससी की रीजनिंग की बुक में मिलेंगे वो सारे ही यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं। ठीक है। मैंने खुद एसएससी के एग्जाम दिए और मैंने एसएससी सीजीएल में भी रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, इसलिए मैं और अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ
और मैंने DSSB का भी एग्जाम दिया है, तो मैं और अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बुक लेनी है, एक बुक जो चैप्टर वाइज हो। ठीक है, कोई भी बुक हो, रीजनिंग एसएससी की ले लो या जिसकी भी आपका मन करे, बैंक की मत लेना क्योंकि बैंक का लेवल बहुत ज्यादा है, उस लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, एसएससी तक के लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज बुक हो और आप टॉपिक उसमें अपने हिसाब से टिक कर लेंगे, जो जो इसके एग्जाम में आने हैं टॉपिक, केवल वही वही टॉपिक आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में आपके 20 में से कुछ नहीं तो 16 नंबर 17 नंबर तो बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैथ्स की। यार मैथ्स हमें कहाँ से पढ़नी है? देखिए मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि टीचिंग के एग्जाम की मैथ की भी कोई स्पेशल बुक नहीं है। ठीक है, बनने लगी हैं वो बात अलग है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है अभी भी क्वेश्चनों की, टीचिंग के एग्जाम के नाम से जो बुक आ रही है उनकी। ठीक है, देख लीजिए आपको जो बुक पसंद हो, RS अग्रवाल ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। ठीक है, करना क्या है आपको, आपको बेसिकली क्लास 8th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी खत्म करनी है, पहली बात। ठीक है, 8th to 10th क्या करना है, एनसीईआरटी ये आपको करनी है। उसके साथ में उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको करना है कि प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है और साथ में आपको खत्म करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, DSSB के प्रीवियस ईयर की बुक आप ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगी, या बुक आपको नहीं भी लेनी है तो आप ऑनलाइन इसके पेपर्स वगैरह देख लीजिए, उनकी PDF आपको मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस देख पाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, सीटेट का जो जूनियर वाला पेपर होता है ना, जूनियर, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं, यूपी टेट के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और DSSB के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और KVS के क्वेश्चंस आपको देखने। KVS में आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, शायद आपको विजिबल ना हो, इसके आगे ही लिख दे रहा हूँ KVS। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ की तो आपको क्लास 8th से क्लास 10th की एनसीईआरटी खत्म करनी है। उसके बाद आपको सीटेट का जो जूनियर का पेपर होता है उसकी मैथ्स जो आती है वो, यूपी टेट और केवीएस में जो मैथ्स आती है वो, साथ में DSSB के प्रीवियस ईयर्स में जो मैथ होगी वो, ये चीज आपको कवर करनी है, आपकी मैथ उससे कवर हो जाएगी। ठीक है, और मैथ भी वही बात हो गई रीजनिंग जैसी कि एक अच्छा सेक्शन है जहां आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके एवरेज स्कोर की बात करूं तो इसका एवरेज स्कोर जो जाता है वो जाता है 10 से 12 नंबर का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं, तो हर कोई वो चीज़ उतना टाइम इनमें इन्वेस्ट भी नहीं करता, तो उसका एवरेज स्कोर जो बैठता है वो 10 से 12 नंबर बैठता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं हिंदी और इंग्लिश, देखिए DSSB का जो एग्जाम है ना, इसमें जो सबसे आसान पोर्शन आता है वो इन्हीं दो सब्जेक्ट का आता है, इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं हम एक बार ये भी बात कर लेते हैं पहले। इसमें आपके टोटली ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी भी साहित्य का क्वेश्चन नहीं हुआ कि यार ये जो जयशंकर प्रसाद की इसमें से कौन सी रचना है। ठीक है, या फिर जो कामायनी है वो क्या है, उपन्यास है या क्या चीज है, कहानी संग्रह है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, या फिर जो ये वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके पैराग्राफ से आते हैं, यानी हिंदी का एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उससे ही 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो सबसे आसान जो पोर्शन है वो हिंदी और इंग्लिश के ही हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि इंग्लिश में भी आपको पूरी पूरी
ग्रामर ही मिलेगी, ठीक है। और उसके में भी 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो पैसेज के होंगे, ठीक है। उसके साथ में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ग्रामर के होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव का भी आ सकता है। साथ में आपका आएगा कि जो मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया गया, ठीक है, कि इसके कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ईडीएम और फ्रेजेस से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली इन दो सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपको कोई भी आपके पास बुक पड़ी हो, मान लीजिए आपने जो भी टीचिंग डिप्लोमा किया, जैसे आपने बीटीसी किया है या फिर डाइट किया है, जेबीटी किया है, डीएलएड किया है, कुछ भी किया है, उसमें जो आपकी हिंदी और इंग्लिश की बुक रही होंगी, ठीक है, केवल आप उनसे ही इन्हें कवर करिए, वो भी केवल व्याकरण वाला पार्ट, यानी जो ग्रामर वाला पार्ट है केवल आपको वो पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको लिख भी देता हूँ कि आपके डिप्लोमा की बुक ऑफ हिंदी, वैसे ही सेम डिप्लोमा बुक, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको केवल प्रीवियस ईयर करने हैं, यानी पिछले साल जो पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं हिंदी और इंग्लिश के, केवल केवल वो क्वेश्चन करिए। और साथ में आप केवल इन किताबों से इनका ग्रामर पार्ट पढ़िए। ग्रामर पार्ट मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, ग्रामर पार्ट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पढ़ना क्या है आपको पता चल जाए कि हमें ग्रामर पढ़नी है मेनली। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें इन दो सब्जेक्ट के एवरेज स्कोर की, तो देखिए हिंदी के अगर एवरेज स्कोर की बात करें ना, तो इंसान के 20 में से आराम से 12 से 16 नंबर आ जाते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आराम से 10 से 15 नंबर के आसपास एवरेज स्कोर रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेक्शन ए की हमने बात की है, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि किस किस की हमें तैयारी कैसे करनी है। अब मैं बात कर लेता हूं सेक्शन बी की, ठीक है। मैं यहां से ये हटा देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको पता है कि वही सब आना है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद आपका आ जाएगा टीचिंग मैथोडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का इतिहास, ठीक है। इसके साथ में आपके आ जाएंगे NIOS के क्वेश्चंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो भी अपना एक प्रोग्राम कराता है डिप्लोमा का, तो उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और इसके साथ में क्या रहता है, आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं, यानी मैथ्स, ठीक है, EVS, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, इन सब की पेडागोजिकल क्वेश्चंस, इन सब सब्जेक्टों से पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन जो बी है आपका 100 नंबर का, अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है यार, कि आपको 100 नंबर की केवल साइकोलॉजी, बाल विकास, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षा का इतिहास और मैथ्स, EVS, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इन सब की पेडागोजी, ये सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। इनकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपके पास केवल प्रीवियस ईयर। किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से किताब खरीद रहे हैं, क्या DSSB की साइकोलॉजी की किताब, है ना, बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आप करें क्या कि इसके प्रीवियस ईयर देखिए। अगर मैं बात करूं सन 2018 और 2019 का जो DSSB का एग्जाम हुआ था, लगभग 10-10 शिफ्ट में वो पेपर हुआ था, ठीक है।
10-10 शिफ्ट हुई थी उसकी। और एक शिफ्ट की बात करें तो एक शिफ्ट में आते हैं साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास टोटल शिफ्ट हो गई 20, यानी 20 क्वेश्चन में अगर एक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो लगभग आपके पास आ गए 2000 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाएंगे ना, 2 साल के केवल पेपर उठाएंगे तब भी आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और वो अपने आप में इनफ है। अगर आपको इससे ज्यादा भी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करिए, इसके साथ में डी ट्रिपल एस बी के साथ में, डी ट्रिपल एस बी के साथ में एबीएस और सी टेट, इन तीनों के क्वेश्चन बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आप केवीएस के क्वेश्चन, सी टेट के क्वेश्चन और डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना सारे साइकोलॉजी के, तो ये आप ये मान के चलिए कि 100 में से आपके 70-80 नंबर के आसपास तो बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल इन प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, उससे आपके नंबर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई पीआरटी की, जिसमें हमने डिस्कस किया सेक्शन ए की तैयारी हमें कैसे करनी है और सेक्शन बी की तैयारी हमें कैसे करनी है। अब अगर हम बात करें टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की बात करने में क्या रहेगा, देखिए सेक्शन ए तो कॉमन ही है, जो पीआरटी में आना है सब्जेक्ट्स, वही सारे सब्जेक्ट टीजीटी के भी सेक्शन ए में आने हैं, तो सेक्शन ए की तैयारी तो सेम रहेगी आपकी। ठीक है, अब इसकी तैयारी अलग कैसे होगी सेक्शन बी की अगर हम बात करें, यहां मैं लिख देता हूं टीजीटी। ठीक है, टीजीटी, तो टीजीटी के लिए भी देखिए, जो हम बात करें सेक्शन ए की, यहां मैं लिख भी देता हूं कंफ्यूजन ना हो, सेक्शन जो ए है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, सेम पीआरटी की तरह ही सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो है आपको सेम पीआरटी की तरह आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं, जैसा मैंने आपको पीआरटी में बताया है। और सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन बी में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे तो बहुत कम आएंगे, मतलब साइकोलॉजी वाला जो पार्ट होगा, अगर हम बात करें 100 नंबर का आपका पेपर है सेक्शन बी का। ठीक है, तो 100 मार्क्स के एग्जाम में, ठीक है, लगभग 10 से 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके होंगे सीडीपी से। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, और इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट बोले तो अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए पेपर डाल रहे हैं तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे बचे हुए 70-80 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप हिंदी के लिए पेपर भर रहे हैं, टीजीटी हिंदी डाल रहे हैं, तो आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही नेचुरल साइंस का डाल रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी हमें तैयारी कैसे करनी है। देखिए, इन जो 10-15 क्वेश्चन की बात है ना, इन सब के लिए तो यही चीज सेम है, आप कुछ भी मत कीजिए, केवल आपको क्या करना है, ये सब कुछ मैं हटा के एक चीज सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। आपको इसकी जगह कुछ नहीं करना, इसकी जगह आपको करना है केवल टू केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, और टीडीपी पोर्शन, टीडीपी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, और उसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर बात करें, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी, मैथ के लिए कर रहे हैं तो मैथ, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, स्ट्रेटेजी आपकी सबकी सेम रहेगी, वही स्ट्रेटेजी है। आपको इसमें क्या करना है, क्लास क्लास 9th से 12th तक की
NCERT, ठीक है। क्लास 9th से 12th तक की NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आप जो पेपर देंगे टीजीटी में, उसके लिए आपने उस सब्जेक्ट का क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपकी ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट होगा, तो ग्रेजुएशन का भी कुछ कुछ हिस्सा आपको देख लेना है, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके साथ में प्रीवियस ईयर तो चल ही रहा है आपका, कि पहले प्रीवियस ईयर देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना लीजिए। तो देखिए कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना। आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप उसे एनालाइज कर पाएंगे कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन जो आए वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, आपके बेसिक्स पे ज्यादा पूछे गए हैं, या आपसे जो पूछे गए हैं वो इस हिसाब से पूछे गए हैं कि यार कैलकुलेटिव हो वो क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है और वो आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर के पेपर्स से, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करने का सेक्शन है वही सेम जैसा पीआरटी की तैयारी कर रहे थे वैसे ही हम टीजीटी की करेंगे, सारे सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की, जिसमें सीडीपी से आएंगे 10-15 क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट से आएंगे आपके लगभग 80 से 85 क्वेश्चन, ठीक है। और इन जो 80 से 85 क्वेश्चन होंगे ना, इनमें आप ये मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन के आसपास वो आपके आएंगे यहां से, 70 क्वेश्चन आपके आएंगे क्लास 9 टू 12 की एनसीईआरटी से, है ना। आपने जितने अच्छे से एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर ली, आप उतने बढ़िया मार्क्स यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। बचे हुए 10-15 क्वेश्चन आएंगे आपकी ग्रेजुएशन से, ठीक है। तो ये चीज बस आपको माइंड में रखनी है कि किस किस पार्ट के लिए मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रोल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्जाम में, टीचिंग के स्पेशली। केवीएस में भी बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, वैसे डी ट्रिपल एस बी में भी बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीटेट भी आप देखेंगे, सीटेट में भी सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, इस वजह से मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप टीजीटी या पीआरटी, इन दोनों में से किसी का भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। टीजीटी या पीआरटी किसी का भी पेपर दे रहे हैं, आपके दो सेक्शन आ रहे हैं, आपको भी पता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। दोनों 100-100 नंबर के आ रहे हैं, 100 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही ये भी आपका 100 मार्क्स। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है यार कि अगर आप इंडिविजुअल दोनों सेक्शनों में अगर आप अलग अलग 40% मार्क्स नहीं लाए ना, 40% इधर और 40% इधर, कम से कम, यानी मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कम से कम, यानी इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपके दोनों सेक्शनों में, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, दोनों में कम से कम 40-40% नंबर होने चाहिए, ठीक है। तब जाके आपके आगे का पेपर जो है वो इवेल्युएट होगा, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए सेक्शन जो ए है, इसमें तो आ गए, अगर 40% की बात करें हम 100 नंबर के हिसाब से, तो पहले पेपर में भी आपके 40 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पेपर में भी आपके 40 नंबर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यार मेरे पेपर सेक्शन ए में जो थे वो आ गए 70 नंबर, ठीक है। और जो सेक्शन बी में है, इसमें मेरे आ गए 38 नंबर, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जहां भी आपके दोनों सेक्शन में से 40 नंबर से कम आए, वहीं आपका पेपर चेक होना खत्म, ठीक है।
दोनों सेक्शन में कम से कम 40-40 नंबर लाने हैं, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आपका वहीं पेपर क्रॉस कर दिया जाएगा, उसके आगे उसका एवेल्युएशन भी नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा दोनों सेक्शन में आपको भी पता है कि सेक्शन ए थोड़ा स्कोरिंग है। ठीक है। तो कोशिश करिए सेक्शन ए में नंबर खींचने की। आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं सेक्शन ए में लाइए। ठीक है। अपनी तैयारी आपको ऐसी रखनी है कि यार जब भी आप पेपर देने जाए ना, तो सेक्शन ए में आपको स्कोर करना है लगभग 70 से ऊपर। ठीक है। क्योंकि सेक्शन बी जो आता है, जो हमारा साइकोलॉजी का होता है, उसमें हमारे बहुत से आप ऐसे देखेंगे क्वेश्चन जिसमें हमें लगता है कि यार ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, मतलब आपका माइंड जो होगा ना वो दो ऑप्शनों में हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसके चक्कर में क्या होता है कि गलतियां भी बहुत होती हैं, और पेपर तो वैसे भी निगेटिव मार्किंग वाला है ना, तो नंबर भी बहुत कटते हैं। तो आपको जो अपना हाईएस्ट स्कोर करना है वो सेक्शन ए में करना है, और सेक्शन बी में आप जितना खींच पाते हैं वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये बताने में सक्षम हुआ हूँगा कि इन दो पेपर्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है। और आप जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, एक बार वो चीज़ें करके देखिए, आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, या डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, ताकि जिससे आप और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, वैक्सीन वगैरह सब लगवा चुके होंगे, या नहीं लगवाई होगी तो लगवाने जा रहे होंगे। ठीक है। थोड़ा सा वैक्सीनेशन पे भी फोकस करिए। मैं खुद आज वैक्सीन लगवा के आया हूँ, है ना, तो अंदर से थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। जल्दी से जल्दी आप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करिए, वैक्सीन लगवाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाऊं। मैं बेसिकली आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं इन एग्जाम्स की। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज आपको वीडियोस दूं, तो मुझे बताइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पहले बी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो सॉल्व करवा दूं, तो आप वो बताइए। ठीक है। आपके जो भी रिव्यूज हों, जो भी फीडबैक हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।